सीता और गोविंद का गोपालपट्टनम गांव में रहने वाला एक शादीशुदा जोड़ा था जो अपने जीवन यापन के लिए रोजाना काम करते थे और खुश रहते थे। एक दिन सीता अपने सामने के आंगन में बैठकर कच्चा आम खा रही थी। तभी उसका पति गोविंद घर पहुंच गया और उसे आम खाते हुए देखने लगा। जब उसका पति उसे आम खाते हुए देख रहा था तो सीता शर्मा गई। तुम आम खाते हुए इतना शर्मा क्यों रही हो? 2 दिन से इसी तरह खट्टी चीजें खाने का मन कर रहा है। चलो कल डॉक्टर के पास चलेंगे। इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि अभी हम 2 हैं और बहुत जल्द 2 से 3 होने वाले हैं। तुमको अब से थोड़ी और मेहनत करके पैसा बचाना होगा। गोविंद यह खुशखबरी सुनकर बहुत खुश होता है और कड़ी मेहनत करने लगता है। वो जंगल से और अधिक लकड़ियों को लाकर कुछ पैसे बचाने की कोशिश करता है। साथ ही वो अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखता है। जैसे ही वो दिन आता है, सीता एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है लेकिन मर जाती है। गोविंद बहुत दुखी होता है लेकिन अपनी बेटी की देखभाल करने के लिए जीता है और उसे बहुत प्यार से पालता है। पापा, लोग मुझे बिना माँ की कहकर चिढ़ाते हैं। मुझे एक माँ ला दो ना, एक माँ ला दो। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें मेरे हवाले किया और हमें छोड़कर दूसरी जगह चली गई। तब से मैं उसकी तलाश कर रहा हूँ लेकिन वो मिल ही नहीं रही है। सौम्या, मुझे ये सब मत बताओ, मुझे सब पता है। मेरे दोस्त कहते हैं कि अब मेरी माँ कभी वापस नहीं आएगी। मुझे एक दूसरी माँ ला दो। पापा, किसी भी तरह मुझे एक दूसरी माँ ला दो। सौम्या अपने पिता से कहती रहती है और बहुत रोती है। तब गोविंद पुनर्विवाह करके शारदा नाम की एक औरत को घर ले आता है। शारदा अपना दोहरा व्यक्तित्व बनाकर रखती है। मतलब गोविंद की उपस्थिति में सौम्या से बहुत प्यार से रहती है और उसके जाते ही चिड़चिड़ी हो जाती है। माँ, भूख लगी है। दिन में 2 बार नहीं खाने से मर नहीं जाओगी। ये तो पता नहीं कि माँ के पैरों को ठीक से कैसे दबाया जाता है। तुमको खाना क्यों चाहिए? और शारदा सौम्या को डंडे से पीटने लगती है। सौतेली माँ, तुम जो भी अत्याचार करोगी मैं सहन करूंगी, लेकिन अब से तुम्हें अपनी माँ नहीं कहूंगी। मैं अपने पिता से भी कुछ नहीं मांगूंगी। तुम्हें मांगकर बहुत बड़ी गलती की। सौम्या की बातें सुनकर शारदा उस समय ठंडी हो जाती है और उसे थाली में थोड़ा सा खाना दे देती है। उसकी मार से बुरी तरह से तड़प रही सौम्या चुपचाप खाना खा लेती है। मुझे नहीं लगता कि मेरे सिवाय तुम्हारा इस दुनिया में कोई और है जिसे तुम अपना कह सकते हो। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? हम 3 हैं, तुम, मैं और सौम्या। तुम ये घर मेरे नाम लिख दो ताकि मेरा भविष्य सुरक्षित हो जाए। ये घर सौम्या का है। शारदा समझ जाती है कि जब तक सौम्या जीवित है उसका पति उसकी बात नहीं सुनेगा। इसीलिए एक रात वो सौम्या को उठाकर रेलवे ट्रैक पर ले जाती है और वहां उसे पटरियों से बांध देती है। उस ट्रैक पर एक ट्रेन सौम्या की तरफ आती रहती है और सौम्या सब कुछ समझते हुए भी, माँ, आखिरकार मैं भी तुम्हारे पास आ रही हूँ। ईश्वर, मेरे पिता का ध्यान रखना। वो इस तरह बोलती रहती है। ट्रेन उस पटरी के ऊपर से गुजर जाती है और शारदा अपनी मनमानी करके वहां से घर लौट जाती है। गुना नाम के गांव में मेघना और शिरीषा रहती थी जो सहेलियां थी। मेघना उस गांव के एक अमीर आदमी दामोदर की बेटी थी, जबकि शिरीषा दिहाड़ी मजदूर रंगैया की बेटी। जहां मेघना भारी फीस भरकर पढ़ाई कर रही थी, शिरीषा उसी कॉलेज में स्कॉलरशिप पर पढ़ रही थी। एक दिन, शिरीषा, तुम इतनी मेहनत से पढ़ाई करने में अपना समय क्यों बर्बाद करती हो? वैसे भी हमारी शादी हो जाएगी और ससुराल चले जाएंगे और वहां घर का ही तो काम करेंगे। उस वजह से क्या हमें पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए? हाँ, लेकिन साथ साथ हमें ये भी सीखना चाहिए कि ससुराल में खुद को कैसे एडजस्ट कर सके। अच्छा, तुम कल एक बार मेरे घर तो आना। एक परिवार मुझे शादी के रिश्ते के लिए देखने आ रहा है। अगले दिन आकाश, जो एक बैंक में काम करता था, अपने परिवार के साथ मेघना को देखने आता है। मेघना का परिवार उनके लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक्स के साथ साथ तरह तरह के खाने पीने की चीजों की व्यवस्था करता है।
वाह मेघना, तुम्हारे परिवार ने सिर्फ रिश्ता देखने के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था की है, मैं तो सोच भी नहीं सकती। तुम देखना तो कि मेरी शादी कितनी धूमधाम से होगी, पूरे 5 दिन तक चलेगी। हे भगवान, 5 दिन! मेरे जैसे लोग आज इतना खर्चा हुआ है ना, उन पैसों से कुछ दिन तक आराम से रह सकते हैं। और अगर शादी 5 दिनों तक चलेगी तो हम उस पैसे से तो जीवन भर आराम से रह सकते हैं। दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और शादी के लिए राजी हो जाते हैं। इस शादी में कई मेहमानों ने एक ग्रैंड वेन्यू में शिरकत की। दुल्हन को महंगे महंगे गहने पहनाकर सजाया गया था और उनकी शादी बहुत भव्यता से संपन्न हुई। शादी में आए मेहमान शादी के मेयार पर बहुत चक्के थे। सिरिशा जो सब कुछ देख रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ये परिवार अपनी दौलत के लिए जाना जाता है, क्योंकि शादी में कोई भी किसी और चीज के बारे में बात ही नहीं कर रहा। वे बस शादी में रखी भव्य चीजों की बात कर रहे हैं। हमारी परिवार में शादी से बहुत अलग तरीके से होती है। फिर एक दिन, सिरिशा, मुझे लगता है कि तुमने काफी पढ़ाई कर ली है बिटिया, और अब शादी करने का सही समय है। क्या तुम्हें कोई लड़का पसंद है? नहीं पापा, मैं आपकी पसंद से ही करूंगी। एक विशेष दिन पर सुरेंद्र ने एक लड़का जो एक परिचारक के रूप में काम कर रहा था, उसे सिरिशा को देखने बुलाया। रंगैया जो गरीब था, परिवार के लिए 2 कुर्सियों की व्यवस्था करता है और मेहमानों के लिए एक तरह की मिठाई देता है। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और शादी की तारीख तय हो गई। रंगैया जो गरीब था, अपने सामने के आंगन को केले के पत्तों से सजाता है और अपने घर पर एक छोटा सा समारोह स्थल आयोजित करता है। दुल्हन को उसके रिश्तेदार एक छोटी टोकरी में समारोह स्थल पर लेकर आते हैं। जैसा कि समारोह की रस्में निभाई गई, रिश्तेदारों ने शादी को ध्यान से देखा और उन्हें स्नेह और देखभाल का आशीर्वाद दिया। इस तरह एक गरीब आदमी की बेटी की शादी की रस्म अदा की गई। जयपुर में एक धनी व्यक्ति सुदर्शन रहता था। आसपास बहुत सारे व्यापारी थे और इसीलिए उसके लिए बहुत अवसर रहते थे। वो अपना सारा पैसा एक कमरे के अंदर नकद में रखता था और उस पर हमेशा ताला लगा के रहता था। उसका राजेंद्र नाम का एक बेटा था जो एक अमीर बच्चा होने के कारण बहुत घमंडी था। वो बहुत बदमाश था और पिता ने कभी उसे सुधारने की कोशिश नहीं की। उसी गांव में किश्तैया नाम का एक किसान रहता था जो गरीब था और दिहाड़ी मजदूरी करके कमाता था। थोड़ी सी आमदनी से वो अपने बेटे हरीश को पढ़ा लिखा रहा था। हरीश एक बहुत ही मेहनती और होनहार बच्चा था जो दिए की रोशनी में अपनी पढ़ाई करता था। जैसे ही किश्तिया उसके स्कूल के शिक्षक को देखता, सर, क्या मेरा बच्चा रोज स्कूल आता है? हाँ, वो पढ़ाई भी करता है और खूब मेहनत भी। उसे अच्छे अंक भी मिलते हैं, लेकिन उसे और मेहनत करनी चाहिए। शिक्षक की बात सुनकर किश्तिया को अपने बेटे पर गर्व होता और जब वो घर लौटता तो हमेशा हरीश को पढ़ते हुए देखता। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, एक दिन, बच्चों, क्या आप जानते हैं कल कौन सा दिन है? हाँ, बताओ, कौन बताएगा? क्यों सर, आप नहीं जानते क्या कि कल कौन सा दिन है? उसकी बात सुनकर सारे बच्चे हंस दिए। हरीश फिर उठा और बताया कि कल फादर्स डे है। गुड हरीश, इसका मतलब है कि आप सभी को अपने पिता को कल धन्यवाद देना है। ये दिन उसी तरह मनाया जाता है जैसे हम अपना जन्मदिन मनाते हैं। तुम उन्हें कुछ अच्छा उपहार भी दे सकते हो। अब सब अपने पिता के बारे में बात करो। इधर आकर, कौन आएगा सबसे पहले? मेरे पिता बहुत अमीर आदमी हैं, जिनके पास पैसे से भरा एक कमरा है और वो बहुत सारा सोना पहनते हैं। राजेश के अपने पिता के बारे में बात करने के तरीके पर बच्चे हंसने लगे। फिर हरीश उठा और अपने पिता के बारे में बताया। उसकी बातें सुनकर सबने तालियां बजाई। आज फादर्स डे है और सुदर्शन का बंगला रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा है। वहाँ हर कोई पार्टी के लिए आता है और दामोदर अपने बेटे के फादर्स डे समारोह की योजना के तरीके से बहुत खुश महसूस करता है। उनका वो शिक्षक भी पार्टी में शामिल होता है। राजेंद्र एक बड़ा केक लाता है जिस पर हैप्पी फादर्स डे लिखा होता है। ये एक अमीर आदमी के बेटे का फादर्स डे है और मैं जानना चाहता हूँ कि हरीश इसे कैसे मना रहा है। शिक्षक फिर हरीश के घर पहुँचता है और देखता है कि घर में एक छोटा सा दीपक जल रहा है। वो देखता है कि हरीश एक प्लेट पर गाजर और खीरे के कुछ टुकड़े एक बन के बीच में रखा है। बन के बीच में एक छोटी सी मोमबत्ती है। बेटा,
तुम इस सब के लिए क्यों परेशान हुए? आज फादर्स डे है पापा, और शिक्षक ने हमें इसे अपने घरों में अपने तरीके से मनाने के लिए कहा। मैं आपका बेटा हूँ, इसलिए मैंने जो कर सकता था वो किया। हरीश फिर उस बन को अपने पापा से कटवाता है और उसे खिलाता है। किश्तिया भी उसे एक टुकड़ा खिलाता है। पिता साक्षात मंदिर है, जब तक जीवित हूँ मैं इस मंदिर की रक्षा करूंगा। ये कहकर हरीश अपने पिता के चरणों में प्रणाम करता है और उनका आशीर्वाद लेता है। किश्तिया ने अपने बेटे को बड़े प्यार से गले लगाया। शिक्षक ने बाहर खड़े होकर ये सब देखा और शांत मन से वहां से चला गया।